गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत एक बार फिर आप सबके लिए साइंस का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। यह हमारा थर्ड टेस्ट सीरीज होने वाला है साइंस का, और चुनिंदा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी अधिकतम आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, छन्ना कागज द्वारा छानने पर छन्ना कागज में बचे पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन ए छनित, ऑप्शन बी मटमैला, ऑप्शन सी अवशेष, ऑप्शन डी स्वच्छ जल। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। छन्ना कागज, छन्ना कागज का सिंपली मीन आपको समझना है फिल्टर पेपर, जिसका हम प्रैक्टिकल के दौरान यूज करते हैं। तो फिल्टर पेपर के द्वारा क्या करेंगे, अपन छानेंगे किसी भी लिक्विड को। तो छन्ना कागज में बचे पदार्थ को क्या कहेंगे, जो फिल्टर पेपर में जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशेष, ऑप्शन नंबर सी। अब होता कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए एक बीकर है और ये आपका छन्ना है, छन्ना मतलब फिल्टर पेपर। अब क्या कर रहे हैं अपन, किसी लिक्विड को इससे छान रहे हैं। तो छानेंगे तो क्या होगा, जितना छन्ना है वो क्या होगा, ये देखिए ड्रॉप ड्रॉप करके दिखाए हुए छन के नीचे आ गया। तो जो छन के नीचे आ गया उसको बोलेंगे, जो छन गया उसको बोलेंगे छनित। और जो यहां बच गया, जो नहीं छन पाया, उसको क्या बोलते हैं अपन, अवशेष। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो रहा था वहां, अवशेष, क्योंकि यही बच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए, उपवन कंकाल किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए मेखला, ऑप्शन बी पश्चपाद अस्थि, ऑप्शन सी अग्रपाद अस्थि, ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसके ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। तो जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेखला। मेखला का मतलब जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, एक बॉडी का पूरा डायग्राम है, उसमें क्या क्या हड्डी कहां है, कहां अस्थि है, वो सारा चीज दिखाया गया है। आप स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं उससे आप समझ सकते हैं इजिली। देखते जाइए आप क्या क्या है। जो कमर के की हड्डी है उसको बोलते हैं मेखला, और पश्चपाद अस्थि है ऑप्शन नंबर बी आपका। वो क्या होता है, जो पैर की अस्थि है, अर्थात कमर के नीचे जितना भी अस्थि है वो सब क्या कहलाएगा, आपका पश्चपाद अस्थि कहलाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है आपका अग्रपाद अस्थि। तो वो क्या होगा, हाथों की जो हड्डी है उसको बोलेंगे अपन अग्रपाद अस्थि। तो कुल मिलाकर तीनों आ रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, सभी सही हैं। इन तीनों को मिलाकर ही उपवन कंकाल कहते हैं, अर्थात मेखला और आपका पश्चपाद अस्थि और आपका अग्रपाद अस्थि, तीनों मिलाकर, अर्थात ये जो तंत्र है वो हाथ, पैर और कमर की अस्थियों से मिलकर बना होता है आपका उपवन कंकाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वर्मी कंपोस्ट में शामिल है। ऑप्शन ए तिलचट्टा, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी ऑप्शन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ऑप्शन ए जोक, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी गोल कृमि। अब वर्मी कंपोस्ट ये होता क्या है, वर्मी कंपोस्ट ये पहले अपन जान ले। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, जो केचुआ से मिलकर जो अपन कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब इसमें थोड़ा डिटेल आप देख लेंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो खाद जो है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका जैविक खाद और दूसरा होता है रासायनिक खाद। अब जैविक खाद जो बनता है वो केचुए से बनता है,
और जो रासायनिक खाद है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, जैसे आपका एग्जांपल ले सकते हैं अपन, यूरिया, डीएपी और भी बहुत सारे खाद आते हैं, ये सभी क्या आते हैं, रासायनिक खाद में आते हैं। अच्छा, केचुआ को और क्या कहते हैं, किसानों का मित्र भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं क्योंकि वो सहायता करते हैं, कैसे, वर्मी कंपोस्ट बनाकर, खाद बनाकर, जो कि जैविक खाद होता है। अच्छा, एक ऑप्शन और है इसमें, ऑप्शन डी है आपका गोल कृमि। अगर इससे भी कोई क्वेश्चन आता है तो गोल कृमि क्या होता है, आंतों में संक्रमण करता है। जो आपका बड़ी आंत, छोटी आंत, ऐसा आंत नहीं होता, उसमें क्या करता है, आंतों में वो संक्रमण करता है। क्लियर हो गया, तो ये भी ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़के की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, यदि वह समतल दर्पण में अपनी लंबाई के बराबर प्रतिबिंब देखता है तो समतल दर्पण की लंबाई क्या होगी। देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप रोज दर्पण देख रहे हैं, समतल दर्पण का मतलब नॉर्मली जो आप घर में यूज करते हैं दर्पण अपने चेहरे को देखने के लिए, वही समतल दर्पण होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक लड़का है और उसका जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर का है। अब समतल दर्पण में वो अपनी लंबाई के बराबर का प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए, समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, जिससे उसका पूरा शरीर, उसकी पूरी लंबाई 160 सेंटीमीटर वो दिख जाए। तो बहुत ही सरल होता है ये चीजें, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। बस जितना भी उनका हाइट हो उनसे आधा दर्पण का हाइट हो जाए, बस फिर वो दिख जाएगा। जैसे इसमें हाइट क्या दिया है, 160 सेंटीमीटर दिया है, तो समतल दर्पण की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, आप ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन ए 160 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 320 सेंटीमीटर। तो 160 का हाफ कर लीजिए, आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कुछ भी सोच सकते इजिली, आपका जितना भी हाइट है, अब देख लीजिए कि आपके पूरे हाइट, आपके पूरे शरीर को, बॉडी को देखने के लिए कितना सेंटीमीटर का समतल दर्पण लगेगा। यदि आप 5 फीट के हैं तो कितना लगेगा, 2.5 फीट का होना चाहिए आपका, अर्थात आधा उसका जो आपका समतल दर्पण होगा। तो ये लॉजिक है और इजिली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबक का चुंबकत्व होता है, ऑप्शन ए ध्रुवों में सर्वाधिक, ऑप्शन बी मध्य में कम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी सभी और समान। तो चुंबक का क्वेश्चन आया है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी देख लीजिए आप। तो ये डायग्राम बना दिया मैं, चुंबक जैसा दिख रहा होगा आपको, दंड चुंबक बना दिया हूं। अभी इसके ध्रुव को नाम दे देता हूं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, हिंदी में इसी को ध्रुव बोलते हैं अपन। तो जो चुंबक है उसका चुंबकत्व ध्रुवों में सर्वाधिक होता है, ध्रुवों में सबसे ज्यादा होगा, और जो बीच है, बीच में मध्य में कम होता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है ध्रुव में सर्वाधिक, तो ध्रुव में सर्वाधिक तो हो रहा है। ऑप्शन बी आप देखेंगे मध्य में कम, तो वो भी हो रहा है। फिर ऑप्शन सी देखेंगे, ए और बी दोनों सही हैं, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दोनों सही है, क्योंकि ध्रुव में भी हो रहा है, सर्वाधिक हो रहा है, और बीच में क्या हो रहा है, मध्य में कम होता है, तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बैटरी के द्वारा निम्न में से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा। अब इसको मैं पूरा डिफाइन करने वाला हूं, ध्यान से देखिए बस आप। देखिए डायग्राम मैं बना दिया हूं। आपका क्वेश्चन है, बैटरी के द्वारा निम्न में से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित होती है, बदलती है। तो बैटरी में भरा क्या रहता है? केमिकल भरा रहता है। केमिकल, केमिकल मतलब रसायन। तो रासायनिक ऊर्जा, यह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रोसेस आप देख लीजिए, यह आपका बैटरी है, बैटरी में क्या भरा हुआ है? केमिकल भरा हुआ है। अब जैसे क्या करेंगे अपन, बटन दबाएंगे। देखिए वायर बना दिया बैटरी का मैं इधर, ठीक है, और ये पंखा है, ठीक है, और इसको हम बटन के थ्रू जोड़ दिए। तो अभी अभी हमने क्या जाना कि बैटरी क्या कर रही है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो यहां रासायनिक ऊर्जा है तो ये विद्युत ऊर्जा में बदल गया वो। अब हो क्या रहा है यहां? जैसे हम बटन दबाते हैं, तो बटन दबाएंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो पहले क्या था? यहां रासायनिक ऊर्जा था, तो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या बदल गया? वो विद्युत ऊर्जा में बदल गया। क्लियर हो गया? रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गया? विद्युत ऊर्जा में बदल गया। अब ये पंखा क्या होगा? घूमना चालू कर देगा। तो ये यंत्र है और ये घूम रहा है, तो क्या होगा? जो विद्युत ऊर्जा था वो किसमें बदल गया? यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। अच्छा, तो ये पंखा कुछ देर तक चलेगा और चलते चलते क्या होगा? गर्म हो जाएगा, क्योंकि मोटर है, मशीन है, तो गर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें बदल गया? उष्मीय ऊर्जा में बदल गया। ये आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूं। सबसे पहले क्या हुआ? हमारे पास क्या था? रासायनिक ऊर्जा, ये किस में बदला? विद्युत ऊर्जा में बदल गया। अब जैसे अपन क्या किए, विद्युत ऊर्जा में बदला, उसके बाद पंखा क्या हो गया? घूमना स्टार्ट हो गया। तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, विद्युत ऊर्जा, क्योंकि पंखा क्या हो रहा है? घूमना चालू कर दिया। अब पंखा बहुत देर तक घूमा तो क्या हो गया? वो गर्म हो गया। तो गर्म हो गया तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल गया? उष्मीय ऊर्जा में बदल गया। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी है। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा, इस डायग्राम के माध्यम से। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, जब एक सुचालक में विद्युत प्रवाह होता है तो चालक में निम्न का प्रवाह होगा। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देख लीजिए, सुचालक बोला है तो सुचालक का मीन क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? सुचालक मतलब ऐसे चालक जिसमें से करंट फ्लो हो जाए, बहे उससे। जैसे वायर है आपका, उसे करंट फ्लो होता है। अच्छा, जस्ट अपोजिट कुचालक अगर बोले तो कुचालक का मतलब जिससे करंट फ्लो ना हो। जैसे रबड़ है आपका, रबड़ से करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं उसको। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन से जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या बोल रहा है? जब एक सुचालक में विद्युत प्रवाह होता है तो चालक में निम्न का प्रवाह होता है। तो जैसे वायर है, तो वायर में, ये वायर है आपका, तो वायर में क्या होगा? यहां इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है? गति करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, निम्न में से कौन मलेरिया का वाहक है? ऑप्शन ए नर क्यूलेक्स, ऑप्शन बी मादा क्यूलेक्स, ऑप्शन सी नर एनाफिलिस, ऑप्शन डी मादा एनाफिलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मादा एनाफिलिस। अच्छा, ये जो जितने भी ऑप्शन है वे सभी आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलते हैं आपका? मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स अर्थात इसके काटने से क्या होता है? हाथी पांव हो जाता है। जैसे मादा एनाफिलिस के काटने से क्या होता है? मलेरिया हो जाता है, वैसा ही मादा क्यूलेक्स के काटने से क्या होता है? हाथी पांव होता है। तो यदि अगर इससे क्वेश्चन आए तो ये भी आप इजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस में
स्वयं का प्रकाश है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी तारे, ऑप्शन डी सभी। तो देख लेते हैं इसको, क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी तारे। तारे जो है वो स्वयं प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारा है, और सूर्य के प्रकाश से ही जो आपका पृथ्वी और चंद्रमा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों ही प्रकाशित होते हैं। ये क्लियर कर लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी फ्लोराइड। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा एकदम सारगर्भित तरीके से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। आप आराम से एक एक चीज नोट कर सकते हैं, बहुत काम आने वाला है और बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने भी अभी तक क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रयास में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, आखिर पराबैंगनी विकिरण क्या होता है, देखते हैं। ये है आपका पृथ्वी अर्थ, और ये आपका सन है, सूर्य है ये। अब क्या हो रहा है, सूर्य से प्रकाश किरणें आती है, तो 3 प्रकार की प्रकाश किरणें आती हैं। एक होता है आपका दृश्य प्रकाश, दूसरा होता है अवरक्त प्रकाश किरण, और तीसरा होता है आपका पराबैंगनी किरण। इसी को इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रे भी बोलते हैं, यूवी। ओके, अब होता क्या है, जो आपका 3 प्रकाश किरण आ रहा है उसमें से दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश किरण, ये दोनों ही पृथ्वी में आ पाते हैं, और जो आपका पराबैंगनी किरण है उसको ओजोन लेयर, पृथ्वी में क्या होता है, ओजोन परत होता है, उसके द्वारा इसको रोक लिया जाता है, या पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं करता। क्योंकि ये जो विकिरण है ये बहुत ही खतरनाक है, इसके अंदर प्रवेश करने से ही अनेक प्रकार के त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, अवरक्त प्रकाश किरण, इसके कारण ही जितना भी आपको गर्मी महसूस हो रहा है ये सब इसी के कारण है। आपको धूप में कपड़े सुखाने हैं तो यही प्रकाश किरण है जो सुखा पा रहा है। तो ये आपको क्लियर समझ आना चाहिए। अच्छा, हमको मेन क्या करना है इसमें, अभी पराबैंगनी विकिरण के बारे में देखना है, तो इसलिए मैंने ये सारा चीज बताया। अब अपन देखते हैं पराबैंगनी विकिरण के बारे में। जैसे हम वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो देखिए वायुमंडल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल, और उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आता है ऐन मंडल। इस टाइप की ऐसे ऊपर चढ़ते जाते हैं अपन। अच्छा, अब ओजोन मंडल का ये मतलब नहीं है कि वहां सबसे ज्यादा ओजोन होता है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि समताप मंडल, इसमें 80% आपका क्या होता है, ओजोन गैस होता है, ओजोन गैस। और ओजोन मंडल में केवल 20%, 20% बस ओजोन गैस होता है। तो नाम से ऐसा नहीं समझेंगे हम कि ओजोन मंडल बोल रहे तो सबसे ज्यादा ओजोन यही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका समताप मंडल है जहां ओजोन गैस 80% सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन अगर बनता है तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं उसको पूरा डिटेल आपको कर रहा हूं कि किस टाइप का होता है। अभी तक हम क्वेश्चन में पहुंचे भी नहीं है, लेकिन जो चीजें काम की है वो सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ओजोन गैस कहां पाया जाएगा, आपको समताप मंडल में 80%, और ओजोन मंडल अर्थात उसी बोलते हैं मध्य मंडल, उसमें केवल और केवल 20% ओजोन गैस होता है। अभी इसके बारे में अब देखते हैं। हम ये देखेंगे ओजोन गैस आखिर बनता कैसे। तो ओजोन गैस कैसे बनेगा, एक्चुअली क्या होता है, जो समताप मंडल है उसमें क्या है 80% ओजोन है करके मैंने बताया है। अब समताप मंडल में बहुत सारे और भी गैस होते हैं, उनमें से एक होता है आपका ऑक्सीजन। तो जैसे पराबैंगनी किरण
ऑक्सीजन परमाणु पर पड़ता है तो ये टूट जाता है, विखंडन हो जाता है इसका, और दो नवजात ऑक्सीजन बना लेते हैं। नवजात ऑक्सीजन जो होते हैं वे बहुत क्रियाशील होते हैं। तो जो समताप मंडल में जो ऑक्सीजन होता है उससे नवजात ऑक्सीजन क्रिया करके ओजोन गैस बना लेता है। एकदम क्लियर बता रहा हूं, आराम से समझिए आप। पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन परमाणु में जैसे पड़ा तो क्या होगा, एक रिएक्शन होगा और वो दो नवजात ऑक्सीजनों में टूट जाएगा। अच्छा, अब जो आपका नवजात ऑक्सीजन होता है, तो जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो समताप मंडल में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ क्रिया कर लेता है, क्योंकि जो नवजात ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, ओजोन गैस बना लेता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस हो गया। तो हमारा क्वेश्चन हमको पूछा था, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो कौन सा गैस उत्पन्न हो रहा है, ओजोन गैस उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये आपको पूरा प्रोसेस बता दिया हूं कि ओजोन गैस आखिर बनता कैसे है, अल्ट्रावायलेट रे से। ओके, तो आप प्रोसेस पूरे ध्यान से नोट डाउन कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी टर्म में आपको बताया गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपको। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वर्तमान में जो भी परिस्थिति है लॉकडाउन के दौरान, आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन है लोगों का, तो उसके लिए क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसमें भी मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं, पूरे ऑप्शन क्लियर करने वाला हूं। जब हमको भूख लगती है तो क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, पूरा डिटेल बताने वाला हूं, तो आप बस ध्यान से देखते जाइए। देखिए प्रोसेस मैं बता रहा हूं, कोई व्यक्ति भूखा है, मान लो खाना नहीं खा रहा है, तो व्यक्ति बिना खाना खाए मतलब बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। अब वो कैसे जिंदा रहेगा, ये आपका पॉइंट है। तो हम लोगों को पता है कि ऊर्जा हमको कहां से मिलता है, तो ग्लूकोज से मिलता है हमको एनर्जी, ऊर्जा। अब समझो कि ग्लूकोज खत्म हो गया, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया तो ग्लूकोज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या प्रोसेस है ये अपने को देखना है। तो मैं उसको कुछ डायग्राम से लिख के आपको बता देता हूं कैसे उसमें प्रोसेस होता है। देखिए प्रोसेस है क्या, हमने खाना खाया तो बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है शरीर को। अब जितना ग्लूकोज चाहिए शरीर को उतना वो रखता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसमें उसको क्या होता है, इंसुलिन करके एक हार्मोन होता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, बदल देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्ड फूड या भंडारित हुआ खाना कहते हैं। तो प्रोसेस आपको समझ आ रहा होगा कि ग्लूकोज है, उसको क्या किया, इंसुलिन हार्मोन ने ग्लाइकोजन में बदल दिया। तो हमने खाना खाया तो क्या हुआ, ऊर्जा ग्लूकोज आपको मिल गया। अब ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ने क्या कर दिया, ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया। अच्छा, जैसे ही ग्लूकोज खत्म होता है, एक्चुअली क्या है, हमारा शरीर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही क्या होगा, ग्लूकोज आपका खत्म होगा तो हमारा शरीर क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है उसको क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और उससे एनर्जी लेना चालू कर देगा। ओके, अच्छा, अब जो व्यक्ति है मान लो वो खाता ही नहीं खाना, तो सबसे पहले क्या हुआ कि ग्लूकोज था, अब वो खाना खाया नहीं है तो ग्लूकोज तो मिलेगा नहीं उसको। तो हमारा शरीर अभी तक कैसे चल रहा है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो वो जिंदा है। अच्छा, अब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, तब क्या करेगा हमारा शरीर, तो जो शरीर में वसा होता है, फैट,
उससे क्या करेगा, शरीर एनर्जी लेगा, ऊर्जा लेगा। अच्छा, मान लिया जाए कि अब वसा भी खत्म हो गया, तब क्या करेगा शरीर, जो शरीर में प्रोटीन होता है वहां से ऊर्जा लेगा। देखिए सभी ऑप्शन में ना आपके, इसलिए मैं सबको क्लियर कर रहा हूं। तो हमारा शरीर क्या करेगा, प्रोटीन से ऊर्जा लेगा। अच्छा, अब प्रोटीन भी खत्म हो गया, अब भाई तो सब कुछ तो खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया मतलब वो इंसान भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। देखिए ध्यान से एकदम समझना है आपको। शरीर ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज से एनर्जी मिल गया शरीर को। अच्छा, फिर क्या हुआ, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट हो गया। अब वो इंसान खाना वाना खा ही नहीं रहे, तो क्या करेगा, फिर से ग्लाइकोजन को हमारा शरीर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज बनाएगा। अच्छा, अब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, तो ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद क्या करेगा, जो वसा रहेगा शरीर में उससे क्या करेगा, एनर्जी लेगा, वो ऊर्जा लेगा। अच्छा, वसा भी खत्म हो गया तो क्या करेगा, वो जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन से एनर्जी लेगा। तो ये प्रोसेस आपको एकदम क्लियर समझ आना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन भी खत्म हो गया तो क्या होगा, वो इंसान मर जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, कहां से एनर्जी लेगा, वो एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं रहा है ना भाई, तो नहीं खाएगा तो कहां से एनर्जी मिलेगा, तो वो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। तो भूखा व्यक्ति शरीर के किस भाग का सबसे पहला उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। ऑप्शन ए 11 से 15 बार, ऑप्शन बी 20 से 25 बार, ऑप्शन सी 14 से 18 बार, ऑप्शन डी 25 से 30 बार। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, हमारे जीवन में ही आधारित है भाई, हम भी मनुष्य हैं, और 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट में हम 14 से 18 बार क्या होता है, सांस लेते हैं। अच्छा, यही अगर हृदय की बात की जाए कि कितने बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान में दिया जाता है। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी सिलियरी काय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जल का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए समुद्र का जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी नल का जल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है। ऑप्शन ए सर्वाधिक संभव तापमान, ऑप्शन बी न्यूनतम संभव तापमान, ऑप्शन सी अंतरिक्ष का तापमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप जो है वो होता है न्यूनतम संभव ताप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, न्यूनतम संभव ताप को ही परम शून्य ताप कहते हैं। अच्छा, परम शून्य ताप मतलब -273 अंश। ओके, अच्छा, इस अवस्था में सभी पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, -273 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका परम शून्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तारपीन का तेल निम्नलिखित वृक्ष से निकाला जाता है। ऑप्शन ए जेनिटम, ऑप्शन बी माइकास, ऑप्शन सी सिट्रस, ऑप्शन डी पाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइन, जो आपका चीड़ वृक्ष होता है।
उससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित गैस होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। ओके, समुद्र के अंदर जो गोताखोर लोग होते हैं वे भी ऑक्सीजन लगाए रहते हैं, वो भी यही ऑक्सीजन है, उसमें भी क्या होता है, हीलियम गैस मिलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, जो आपने पार्टियों में देखा होगा गुब्बारा उड़ता रहता है, उसमें भी हीलियम गैस भरा जाता है क्योंकि हीलियम गैस बहुत हल्का होता है। अच्छा, और भी ऑप्शन है आपके, वो भी आप चेक कर लीजिए, अगर उनसे क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसमें उपयोग किया जा रहा है, जो खाद्य पदार्थों की पैकिंग है उसके लिए नाइट्रोजन का यूज किया जा रहा है। खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स वगैरह है जो पॉकेट में बंद होके आता है, उन सब में क्या डाला रहता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सके। अच्छा, एक ऑप्शन है आपका आर्गन। तो आर्गन विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है, तो एक अक्रिय वातावरण वहां बनाता है वो। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज है, जैसे आग बुझाने में उसका यूज होता है। तो यदि इनसे भी क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से बन जाए। मेरा इतना पूरा डिफाइन करने का तात्पर्य इतना ही है कि जितने भी क्वेश्चन बने ऑप्शन से वे भी आपसे बन जाए, बस और कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी डिपोसिशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपोसिशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, गैस सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाता है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जो आपका ठोस गैस है, ठीक है, सॉरी, जो ठोस है आपका वो क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। जैसे आपका एग्जांपल में ले सकते हैं कपूर। कपूर क्या होता है, ठोस होता है, जैसे हम उसको जलाएंगे तो क्या बन जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार है वो। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, जो वाष्प है, वाष्प को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, वो पानी बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है आपका कंडेंसेशन का, वाष्प को ठंडा करके पानी बनाने की प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। अच्छा, ऑप्शन डी आपका वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे पानी उबलेगा तो क्या बनेगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, ये हो गया आपका वाष्पीकरण। जैसे तालाबों में होता है, तालाब से क्या होता है, पानी गर्म होता है और ऊपर उड़ जाता है, तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो गई। तो ये जितने भी ऑप्शन है वो भी मैं क्लियर करते जा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है कैमरे के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल अर्थात रेटिना के सदृश है। सदृश मतलब समान, उसके समान है, रेटिना के समान कैमरे का कौन सा भाग है। ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी द्वारक, ऑप्शन डी शटर। अच्छा, अब पहले तो ये समझना है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पा रहे हैं, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं कैसे दिखता है कोई भी वस्तु हमको। तो ये आपका वस्तु है, अब सूर्य प्रकाश या कहीं से भी कोई प्रकाश स्रोत है आपका, वहां से प्रकाश किरण आती है। देखो सूर्य प्रकाश इसलिए नहीं ले रहा हूं, अंधेरे में कैसे दिखेगा भाई, तो हम टार्च मारते, इसलिए मैंने कहा कि कोई भी प्रकाश स्रोत, वहां से एक प्रकाश किरण आती है। अच्छा, प्रकाश किरण एक ही नहीं आती, असंख्य आती है, लेकिन मैं अब असंख्य किरणों को कैसे दर्शाऊं, तो मैंने एक किरण बना दी है। ये हो गया आपका कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आई और उस वस्तु से टकराई, और वस्तु से टकराने के बाद वो हमारे आंख में पड़ती है तो वस्तु हमको दिखाई देती है। अब जस्ट आप सोच सकते हैं
कि अंधेरे में आपको कोई वस्तु इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वहां कोई प्रकाश किरण नहीं है। प्रकाश किरण जब वस्तु पे टकराएगी ही नहीं तो आपको दिखाएगी कैसे वो। तो इसलिए आपको समझना है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की अधिकतम आवश्यकता है। यदि प्रकाश नहीं है तो वस्तु आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अच्छा, अब कलर में जो दिखाई देता है उसके बारे में भी थोड़ा मैं बता दूं आपको कि जैसे हरा कलर का है वस्तु, तो हमको हरा कलर क्यों दिखाई देता है, ये भी इसका रीजन है। तो आप सुन लीजिए उसमें क्या होता है। देखिए, सूर्य जो किरणें हैं, या मैं बोल सकता हूं श्वेत प्रकाश बोलते हैं उसको, सूर्य किरणों को। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। बैजानी, हापी, नाला, विबग्योर करके बोलते हैं अपन उसको। तो जैसे ये हरा रंग का है, ये वस्तु जो है वो हरा कलर का है ये। अब ये हरा रंग में हमको कैसे दिखाई देता है, तो इससे प्रकाश किरण आया, टकराया, तो इसमें होता क्या है, बाकी जितने भी रंग हैं वो सभी को ये क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और जिस रंग का ये वस्तु है उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो उस वस्तु का कलर हमको उस रूप में दिखाई देगा। तो ये हरा कलर का है तो हरा रंग को क्या करेंगे, अवशोषित नहीं करेगा। बाकी जितने भी रंग है वो सभी रंग को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। वैसा ही चीज आपको लाल में भी होगा। तो लाल कलर का क्या है कि जैसे मैंने रेड कलर का बाय द वे कपड़ा पहना हुआ है, तो मैं रेड कलर इधर आपको दिखेगा। अच्छा, ये कैसे दिखेगा, जितने भी रंग होंगे वे सभी को क्या करेगा, मेरा शर्ट ऑब्जर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और जिस कलर का है ये उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो उस रूप में, उस रंग में वह वस्तु हमको दिखाई देगी। अच्छा, अभी ब्लैक कलर की बात हो जाए तो ब्लैक कलर हमको कैसे दिखाई देगा। ब्लैक कलर में क्या होता है, जितने भी रंग है सबको अवशोषित कर लेगा। तो हमको कौन से कलर में दिखेगा, वो ब्लैक कलर में दिखेगा। अच्छा, व्हाइट कलर की बात करें तो व्हाइट कलर का क्या है, जितने भी रंग है वो सबको क्या करेगा, वो परावर्तित कर देगा, तब वो हमको सफेद रंग में दिखेगा। यहां जैसे हो रहा है, देखो सफेद दिख रहा है आपको, तो जितने भी लाइट्स के कलर आ रहे हैं वो सबको क्या कर रहा है, वो परावर्तित कर देता है, तो हमको व्हाइट में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार ये सब चीजें हैं। अभी हम क्वेश्चन में आते हैं। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे आंख के रेटिना में बनता है, स्पष्ट रूप से वहां से हमको दिखाई देता है। अच्छा, सेम चीज आपके कैमरे के साथ भी होगा। कैमरे में जो प्रतिबिंब बनना है वो कहां बनेगा, फिल्म में बनेगा। फिल्म मतलब रोल, जिसमें रील लगा होता है, वहां उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिल्म। अच्छा, जो कैमरे की बात हो रही है वो जो पुराने जमाने में जो हमारे रील वाले जो कैमरे आते थे उसके बारे में बात हो रही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अच्छा, सेम अगर हमारी आंख की बात करें कि कौन सा लेंस होता है, तो मैं आपको बता दूं हमारे आंखों में डबल उत्तल लेंस होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण स्तर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डॉप्शन, ऑप्शन सी डिग्री, ऑप्शन डी डेसिमल। तो दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। डेसिबल एक इकाई है जिससे अपन क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापने का कार्य करते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, डॉप्शन। डॉप्शन क्या होता है, जो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए यूज किया जाता है वो यंत्र है डॉप्शन। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप सो कि आप सबको समझ आया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए। यदि आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय में पहुंच पाए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। और जो भी आपको वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो नोट डाउन करके रखिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।